So students, now we are starting last topic of hydrogen, that is hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide क्या होता है? H2O2. This is called as the hydrogen peroxide. इसको peroxide क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन -1 स्टेट में होता है. ठीक है, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट इसमें -1 होती है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है लाइक दिस. तो इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज, और इस बॉन्ड की वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज. तो ऑक्सीजन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में. सबसे पहले प्रेपरेशन में रिएक्शन. देखो, दो वर्ड आपको जनरली सुनने को मिलते हैं. एक सुनने को मिलता है प्रिपरेशन, दूसरा सुनने को मिलता है मैन्युफैक्चरिंग. ओके. प्रेपरेशन का मतलब होता है जो लेबोरेटरी में मेथड यूज किए जाएं या स्मॉल स्केल पे जो मेथड यूज किए जाते हैं. मैन्युफैक्चरिंग वर्ड तब होता है जो ऐसा मेथड जो लार्ज स्केल पे इंप्लीमेंट होता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग. ओके, क्लियर. तो अभी पहले प्रेपरेशन पढ़ रहे हैं. ठीक, प्रेपरेशन में जैसे फ्रॉम सोडियम पेरोक्साइड. और एक और बात, जितने भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मैन्युफैक्चर या प्रिपेयर करने वाले मेथड हैं, वो सारे लो टेम्परेचर पे होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है. ओके. तो ये जितने भी सारे इंप्लीमेंट कर रहे हैं मेथड, चाहे लिखा हो चाहे नहीं, आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये आइस कोल्ड कंडीशंस पे चल रहे हैं. ये सारे मेथड आइस कोल्ड कंडीशन पे होते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज हो जाता है. फ्रॉम सोडियम पेरोक्साइड से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, इसको बोलते हैं मर्क्स मेथड. ओके. जहां भी नेम दिखे वो वाला मेथड तो दिमाग में छप जाना चाहिए तुम लोगों के अच्छे से, क्योंकि बाय नेम वाले जो आते हैं वो ज्यादा आते हैं. Calculated amount of sodium peroxide is gradually added to ice cold solution of 20% H2SO4. 20% H2SO4 solution में सोडियम पेरोक्साइड डालना है आपने. ओके. तो यू विल गेट सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2. ओके. तो एक ही मेथड ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग का. उसके बाद है फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड. बेरियम पेरोक्साइड से कैसे बन सकता है? इसमें दो तीन मेथड है बेरियम पेरोक्साइड से बनाने के. बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4. ठीक, हमने क्या करना है, बेरियम पेरोक्साइड में आपने आइस कोल्ड बेरियम पेरोक्साइड की आइस कोल्ड पेस्ट लेनी है, क्योंकि वैसे तो ये सॉल्युबल होता नहीं है वाटर में, तो इसकी पेस्ट ही बनेगी वाटर के साथ, आइस कोल्ड वाटर के साथ. उसको H2SO4 आइस कोल्ड के साथ मिक्स कर देना है. यू विल गेट H2O2 एंड बेरियम सल्फेट. ठीक है. ये जो बेरियम सल्फेट बनेगा ये सॉलिड की फॉर्म में बनेगा, तो आप इसको फिल्टर करके सेपरेट करके H2O2 का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा. ठीक, क्लियर. बट इस मेथड से जो H2O2 बनती है वो ज्यादा स्टेबल होती नहीं है, वो ज्यादा देर रहती नहीं है. क्यों नहीं रहती? जब आप उसको स्टोर करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बेरियम+2 आयंस होते हैं, और ये जो बेरियम+2 आयन है ना, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैटलाइज करता है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वाटर और ऑक्सीजन बनाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो बेरियम+2 आयन जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन को कैटलाइज करता है. इट मींस अगर आपने इस मेथड से बना हुआ हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टोर किया, तो उसमें कहीं ना कहीं बेरियम+2 आयन तो होंगे होंगे. ठीक है, थोड़े बहुत ही होंगे चाहे. ठीक, क्योंकि वो तो आपने रिमूव नहीं किए होंगे. तो उनकी वजह से आपका स्टोर्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो चुका होगा, और वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं रहेगा. मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाली प्रॉपर्टीज उसकी खत्म हो जाएंगी. ठीक है, वो वाटर बन जाता है फिर, वाटर एंड ऑक्सीजन. ठीक. हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहाँ यूज होता है ये डॉक्टर्स को पता होना चाहिए, या डॉक्टर जो बनना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए. ये एज ए एंटीसेप्टिक यूज होता है. जब भी आपको कोई चोट लग जाए तो वुंड्स जो होते हैं, पहले वुंड्स को डॉक्टर H2O2 से साफ करता है. ठीक है. या वो टिंक्चर ऑफ आयोडीन मतलब आयोडीन मिला हुआ वाटर, उससे साफ करता है पहले, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक होता है. ओके. तो इससे आपका जख्म अच्छे से साफ किया जाता है, आपके वुंड्स को अच्छे से साफ किया जाता है. उसके बाद फिर उसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है. ओके. तो एक तरीका ये है H2O2 को प्रिपेयर करने का. दूसरा तरीका बेरियम ऑक्साइड की हेल्प से प्रिपेयर करने का कौन सा है, कि बेरियम ऑक्साइड की जो पेस्ट है जो वाटर में बनती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाओ. ठीक, होगा क्या, बेरियम कार्बोनेट जो बनेगा वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और H2O2 का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा. तो हम इसको फिल्टर आउट कर देंगे, H2O2 का सोल्यूशन आपके सामने आपको पड़ा मिलेगा. ओके. नेक्स्ट है बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फोरिक एसिड के एक्शन से कैसे, बेरियम ऑक्साइड के ऊपर
बेरियम ऑक्साइड की पेस्ट लेनी है आपने, आइस कोल्ड। मैंने बोला चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आपको पता होना चाहिए कि ये सारे मेथड जो हैं वो लो टेम्परेचर पे हो रहे हैं, इवन आइस कोल्ड कंडीशंस पे हो रहे हैं। तो बेरियम ऑक्साइड फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, बेरियम फॉस्फेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आपका ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो मैन्युफैक्चर हो गया। ठीक है, तो बेरियम परऑक्साइड की हेल्प से प्रिपेयर करने के ये 3 मेथड है। ओके, क्लियर। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग मेथड पे। मैन्युफैक्चरिंग मेथड में मैंने आपको बोला जो लार्ज स्केल पे इंप्लीमेंट हो सके, दे आर कॉल्ड एज द मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहला मेथड है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4। H2SO4 50% सॉल्यूशन लेके उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा दो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कोल्ड 50%, कोल्ड यहां भी आ गया। ठीक है, कोल्ड 50% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 एट हाई करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करवाते हैं, यू नो वेरी वेल। इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूजिंग प्लेटिनम एज एनोड एंड ग्रेफाइट एज कैथोड। तो होगा कि आपके पास कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, एनोड पे पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनेगा ये। अब आप बोलोगे सर पर तो बनी नहीं है, क्लियर। बट अभी पर बनेगी, किससे बनेगी, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से बनेगी। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्ड अराउंड एनोड इज विड्रॉन एंड देन ये जो बना पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड जो बना, ठीक है, क्या होगा, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्ड अराउंड एनोड इज विड्रॉन एंड देन डिस्टिल्ड विद वाटर अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है, ये जो बना हम इसको अलग कर लेंगे और इसकी डिस्टिलेशन करवाएंगे विद वाटर अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। मतलब ऐसी डिस्टिलेशन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ना होके उससे कम प्रेशर पे होती है। ठीक, तो होता क्या है, द लो बॉइलिंग H2O2 जो कि H2SO4 सॉरी जो कि H2S2O8 प्लस वाटर की रिएक्शन से बनता है, ठीक है, वो डिस्टिल आउट हो जाता है। The low boiling H2O2 distill over along with the water leaving behind high boiling H2SO4। H2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है तो ये नीचे रह जाता है। ठीक, अब इस रिएक्शन को देखते हैं होता क्या है। आपका H2S2O8 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2SO5 प्लस H2SO4। ये जो H2SO5 है ये वाटर के साथ मिलके H2SO4 और H2O2 बनाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक, ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है इसको आपको डिस्टिल आउट करने के लिए रिड्यूस्ड प्रेशर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ज्यादा इसको हीट किया तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, है ना। तो डिकम्पोज हो जाएगा तो आपको वो तो चाहिए नहीं, आपको H2O2 चाहिए। तो आपने आइस कोल्ड कंडीशन पे H2O2 को बॉयल करवाने का तरीका क्या ढूंढा, आपने प्रेशर ही लो कर दिया। तभी यहाँ पे लिखा है डिस्टिलेशन विद वाटर अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। रिड्यूस प्रेशर यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला है। ठीक है, क्योंकि रिड्यूस प्रेशर पे लो बॉइलिंग H2O2 जल्दी डिस्टिल ओवर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे H2O2 आपका मैन्युफैक्चर किया जाता है। दिस प्रोसेस इज नाउ यूज्ड फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ D2O2 ड्यूटीरियम परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड तो बनता ही है, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप क्या है, ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम परऑक्साइड भी आप इस मेथड से बना सकते हो। ठीक है, कैसे, आपने K2S2O8, अब आप बोलोगे सर नहीं वहां पे तो H2S2O8 था, तो कोई बात नहीं, आपका H2S2O8 जो है ये एक एसिड है, इससे इसको अगर आप KOH से रिएक्ट करवा दोगे तो होगा क्या, K2S2O8 बन जाएगा। ठीक, इसके साथ आपने रिएक्शन करवानी है हैवी वाटर की। हैवी वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे जैसे यहाँ पे करवाई थी, इसके साथ वाटर की रिएक्शन ही हुई है ना। हालांकि ये मैंने 2 स्टेप में लिखी है, स्टेप 1 ये रहा, स्टेप 2 ये रहा। ठीक है, यहाँ पे दोनों स्टेप कंबाइन करके लिखे हुए हैं। ठीक, तो K2S2O8 हैवी वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड D2O2। तो ये हैवी वाटर वाला मतलब ड्यूटीरियम परऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर। और दूसरा जो मेथड मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है वो है ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। ठीक है, ये यूएसए में बड़ा ज्यादा यूज होता है मेथड। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड इन द यूएसए। ओके, बाहर जाने वाले बंदे सुन लो। ठीक, तो यूएसए में ये मेथड ज्यादातर यूज होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक,
ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। सबसे पहले एंथ्राक्विनोल क्या होता है? ये जो मॉलिक्यूल है इसको बोलते हैं एंथ्राक्विनोल। इसकी 2 सेकंड पोजीशन पे इथाइल लगा है, इसको बोलते हैं 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। इसकी अगर आप ऑक्सीडेशन करवा दो, मतलब अगर इसमें आप ऑक्सीजन ऐड कर दो, तो होगा क्या? आपका ये जो अल्कोहल ग्रुप है ये कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर? और आपका जो है वो H2O2 मैन्युफैक्चर हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे होगा आपके पास, when air bubbled through 10% solution of 2-ethyl anthraquinone in benzene or cyclohexane। ओके, तो ये आपके पास बना। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल की पार्शियल ऑक्सीडेशन करवानी। ओके, बट इस ऑक्सीडेशन को इनिशिएट करने के लिए आपको शुरू में थोड़ा बहुत H2O2 अपनी तरफ से डालना पड़ता है एज अ कैटलिस्ट। अ लिटिल H2O2 इज एडेड टू इनिशिएट द रिएक्शन। तो आपने करना क्या है, आपने 2 प्रोपेनॉल की ऑक्सीडेशन करवानी है विद ऑक्सीजन अंडर प्रेशर। ओके, you have to add little amount of H2O2 also in order to initiate the reaction। जिससे क्या होगा, आपका ये जो प्रोपेनॉल है ये प्रोपेनॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और H2O2 इज द बाय प्रोडक्ट। ओके, और ये आपने H2O2 मैन्युफैक्चर कर लिया ऐसे। ठीक, तो ये आपके पास 3 मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थे। ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर? और ये फर्स्ट वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक, थर्ड वन वाला एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ऐड किया हुआ है, इसको भी देख लो आप, है ना? तो नेक्स्ट आपके पास है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से मतलब क्या बनता है? देखो, जो आपके पास यहाँ पे H2O2 बन रही है ना, ये प्योर H2O2 नहीं बन रही, या कंसंट्रेटेड नहीं बन रही। आप कंसंट्रेशन, अगर आप कंसंट्रेट करना चाहोगे H2O2 को, ठीक है, मतलब उसमें जो वाटर है उसको रिमूव करना चाहोगे, तो कैसे करोगे, क्या तरीका होगा? उसके लिए ये वाले तरीके आप बना सकते हो। ठीक है, concentration of hydrogen peroxide solution। Hydrogen peroxide prepared by any of the above methods is in form of dilute aqueous solution। Quite often, for large number of reactions, we need a concentrated solution of H2O2। It cannot be concentrated simply by distillation since it decomposes much below its boiling point। ये अपने boiling point से नीचे वाले टेम्परेचर पे ही डिस्टिल क्या बोलते हैं, डिकम्पोज हो जाती है। तो इसको आप बॉयल तो कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि डिकम्पोज अगर हो गया तो वो वाटर और ऑक्सीजन बन जाएगा, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। ठीक, further the process of decomposition is catalyzed by the presence of heavy metal ion impurities, dust and rough surfaces। और अगर हैवी मेटल आयन की इम्प्योरिटी हो आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो आपने बनाया है, या उसमें डस्ट हो, या उसकी रफ सरफेस पे उसको रखा हो, तो उसकी डिकम्पोजिशन और फास्ट हो जाएगी। ठीक, तो अब इसको कंसंट्रेट करें तो करें कैसे? डिस्टिलेशन से तो कंसंट्रेट कर नहीं सकते, क्योंकि डिस्टिलेशन करवाने के लिए हमें बॉयल करवाना पड़ेगा H2O2 को, बट वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले लो टेम्परेचर पे ही डिकम्पोज हो जाएगा। तो उसके लिए क्या क्या तरीके हैं आपके पास, एक दो तरीके मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। जैसे सबसे पहले है इवेपोरेशन ऑन वाटर बाथ। आप वाटर बाथ पे इवेपोरेशन होने दो। The dilute aqueous solution of hydrogen peroxide is taken in a large shallow evaporating dish। कोई बड़ी सी आपने डिश लेनी है, उसमें आपने ये सॉल्यूशन रखना है, एंड इट इज हीटेड ऑन अ वाटर बाथ। इसको वाटर बाथ पे हीट करना है, बट हीट इतना नहीं करना कि वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाए। स्लो इवेपोरेशन ऑफ वाटर कॉन्टिन्यूज। होगा क्या, वाटर में बॉन्डिंग वीक होती है एज कंपेरिजन टू जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल में आपस में होती है। तो वाटर जो है वो इवेपोरेट होता जाएगा, थोड़ा बहुत हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक, until the solution contains about 50% hydrogen peroxide। Further concentration of hydrogen peroxide by this method is not possible since it tends to decompose। इससे 50% से ज्यादा कंसेंट्रेट नहीं कर सकते आप इस मेथड से, क्योंकि अगर इससे ज्यादा करने को जाओगे तो आप इतना हीट कर चुके होगे उसको कि वो अब वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। ओके, सेकेंड मेथड कैसे इसको कंसंट्रेट कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन इन वैक्यूम डेसिकेटर। वैक्यूम डेसिकेटर क्या होता है, आपने शायद अपनी लेबोरेटरी में अगर कहीं गए हो, कभी गए हो तो, ठीक है, तो डेसिकेटर देखा होगा ये बड़ा सा। इसको डेसिकेटर एक कांच का बर्तन सा होता है बड़ा सा। ठीक, और उसके ऊपर ये ढक्कन सा लगा होता है। ओके, और इस ढक्कन को आप अपनी मर्जी से रिमूव भी कर सकते हो। वेट,
ये आपका ऊपर ढक्कन है, ठीक है। और इस ढक्कन के ऊपर यहाँ पे अगर आप अंदर प्रेशर जनरेट घटाना बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से वैक्यूम पंप लगा के इसका प्रेशर घटा बढ़ा सकते हो। तो वैक्यूम पंप से क्या होगा, आप यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है। इस लिक्विड का, ये जो H2O2 का डाइल्यूट लिक्विड है, इसके अराउंड जो एटमॉस्फेयर है, इसमें आप वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो, ठीक। अब इसमें कैसे करते हैं, 50% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 as obtained by above method, जो इस मेथड में ऑब्टेन किया, is taken in the dish and placed in a vacuum desiccator containing H2SO4, और उसके इस डेसिकेटर के नीचे बॉटम पे क्या पड़ा हुआ है, H2SO4, और एक बर्तन लेके उसमें H2O2 डाल के हमने रखा हुआ है। Pressure inside the desiccator is reduced by connecting it to the vacuum pump, यहाँ से वैक्यूम पंप को कनेक्ट किया हुआ है। एज अ रिजल्ट ऑफ लो प्रेशर की वजह से होगा क्या, जो वाटर है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने बोला वाटर ज्यादा इवेपोरेटिंग होता है, ठीक है, वाटर ज्यादा वॉलेटाइल होता है एज कंपैरिजन टू H2O2, ठीक है। H2O2 का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल H2O2 को बड़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, ओके। और जो H2SO4 है, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, तो होगा क्या, इसमें से वाटर को बाहर निकालने में H2SO4 भी हेल्प करेगा, क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्ब, जैसे जैसे वाटर के वेपर बनते जाएंगे ये उनको एब्जॉर्ब करता जाएगा, तो और नए वाटर के वेपर बनेंगे, तो आपका ये वाला जो H2SO4 है ये और कंसंट्रेट हो जाएगा, ठीक। As a result of low pressure, water readily evaporates and the water vapors thus produced are absorbed by the concentrated H2SO4. In this way, hydrogen peroxide of about 90% concentration is produced. तो अब यहाँ पे 90% कंसंट्रेशन वाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस हो गया। मान लो अगर आपने और इसको कंसंट्रेट करना है तो ये तीसरा मेथड भी लगा दो इसके ऊपर, अगर तो बस तो फिर तो यहीं पे खत्म कर दो। अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं मेरे को 90 नहीं, मेरे को और थोड़ा कंसंट्रेट करना है, तो कैसे कर सकते हो, तब आप डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर लगाओगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें डिस्टिलेशन करवाई जाती है बट रिड्यूस्ड प्रेशर पे। The 90% solution of hydrogen peroxide as obtained above is subjected to distillation under reduced pressure 10 to 15 mm, और वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर मतलब 760 mm, ओके। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वाटर डिस्टिल ओवर बिटवीन 303 टू 313 केल्विन, तो इस प्रेशर पे वाटर बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। हमें पता है ना कि अगर हम प्रेशर चेंज करें, एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करें तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। तो देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 303 से लेके 313 केल्विन आ जाता है इस प्रेशर पे, ठीक। तो वाटर जल्दी डिस्टिल आउट हो जाता है और नीचे जो बच जाता है वो कौन सा बच जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कितना, 99% कंसंट्रेशन वाला। अब आपका अभी भी मन नहीं भरा, आप बोल रहे हो नहीं नहीं 90% नहीं, मेरे को तो 100% H2O2 ही निकालना है। तो लास्ट ट्रेसेस ऑफ वाटर कैसे निकाल सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। हालांकि 99% मिल जाए तो बहुत होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी यूज हो जाएगा सभी तरह के रिएक्शन में। बट फिर भी अगर आपको प्योर H2, कुछ ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जिनमें प्योर ही लगना है H2O2, तो वो कैसे करेंगे फिर। द लास्ट ट्रेसेस ऑफ वाटर इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर रिमूव्ड बाय फ्रीजिंग इट इन फ्रीजिंग मिक्सचर containing dry ice, okay, and ether when crystals of hydrogen peroxide separate out, तो इससे होगा क्या, आपके क्रिस्टल, प्योर क्रिस्टल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विल सेपरेट आउट, ऐसे फ्रीज करने पे। these crystals are removed, dried and melted to give pure hydrogen peroxide, इन क्रिस्टल से आपको प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगी, तो ऐसे आप प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले सकते हो, ओके। तो ये मेथड थे आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कंसंट्रेट करने में। डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना कंसंट्रेटेड सोल्यूशन चाहिए, आप एक मेथड से भी वो काम चला सकते हो सकता है आपको चारों मेथड लगाने पड़े अगर आपने उसको 100% प्योरिटी वाला बनाना है, ओके, क्लियर। उसके बाद है हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन, ठीक। आप देखना कभी आपने अगर देखा हो किसी मेडिकल शॉप पे, उस उनके पास बॉटल में भरा होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बॉटल्स में आता है, ठीक है। और बॉटल्स के ऊपर कंसंट्रेशन कैसे लिखी होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सॉल्यूशन को की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन से यूनिट है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, जो हमने अभी तक पढ़े हुए हैं, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारे यूनिट पढ़े हुए हैं ना हमने पहले, ठीक। बट हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ स्पेशल यूनिट भी
इंप्लीमेंट किए जाते हैं, जैसे परसेंटेज स्ट्रेंथ, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन peroxide बाय वेट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में कितना H2O2 का वेट है, उसको परसेंटेज स्ट्रेंथ की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। चलो ये तो पहले भी पढ़ा हुआ परसेंटेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई बोल दे 30% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2O2 है वेट बाय वॉल्यूम, उसका मतलब है कि अगर 100 ml लोगे सॉल्यूशन का तो उसमें 30 ग्राम H2O2 निकलेगी, ओके। और दूसरा तरीका होता है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, वो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? The volume of oxygen liberated at NTP by the decomposition of 1 ml of the sample of hydrogen peroxide। आपको जैसे मैंने बोला था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होता है, और जब डिकम्पोज होता है तो वाटर और ऑक्सीजन बनाता है। तो अगर 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज किया जाए, उसकी वजह से कितनी ऑक्सीजन बनेगी एनटीपी कंडीशन पे? एनटीपी कंडीशन का मतलब क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और एनटीपी कंडीशन का में टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर होता है 1 एटमोस्फेयर, और किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है 24.05 लीटर, ठीक। तो 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से एनटीपी कंडीशन पे कितनी ऑक्सीजन बनेगी, दैट इज कॉल्ड एज दी वॉल्यूम स्ट्रेंथ। जैसे अगर आपको कोई लिख बोल दे कि ये 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन है, इसका मतलब इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के का अगर आप 1 ml लोगे और उसको कंप्लीटली डिकम्पोज होने दोगे, तो वो 10 ml ऑफ ऑक्सीजन बनाएगा एट एनटीपी, ठीक है। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ज्यादातर यूज की जाती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। हालांकि आप मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो कंसंट्रेशन, बट वैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए ये दोनों मेथड ज्यादा ऑप्ट किए जाते हैं, और सेकंड वाला ज्यादातर खासकर, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का अगर आपको कोई बोल दे कि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन है, ये 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला है, तो इसका मतलब क्या है कि इस सॉल्यूशन का अगर आप 1 ml लोगे और उसको डिकम्पोज होने दोगे कंप्लीट, ठीक है, तो उसकी डिकम्पोजिशन से 20 ml ऑक्सीजन निकलेगी। बट ऑक्सीजन तो गैस है, इसका वॉल्यूम तो फिक्स नहीं होता, तो ये 20 ml किस कंडीशन पे? एनटीपी कंडीशन पे, ओके। अब इसके एक दो न्यूमेरिकल करेंगे इस कंसंट्रेशन से रिलेटेड, ओके। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.6 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन। आपके पास H2O2 का 1.6 नॉर्मल सॉल्यूशन है। नॉर्मेलिटी तो आप जानते हो ना, 1.6 नॉर्मल, एन का मतलब नॉर्मल, नॉर्मेलिटी मतलब 1.6 ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर को ही नॉर्मल बोलते हैं, ओके। तो आपके पास H2O2 का 1.6 नॉर्मल सॉल्यूशन है, उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ बतानी है कि वॉल्यूम, ये वाला जो यूनिट है ना वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इसकी टर्म में उसकी स्ट्रेंथ क्या बनेगी। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? चलो, इसमें आपके पास H2O2 की नॉर्मेलिटी दी गई है 1.6 नॉर्मल। आपने करना क्या है, आपने ये पता लगाना है कि सबसे पहले ऐसे कर लेंगे हम इसमें, चलो पहले करते ही हैं सीधा, ठीक है, ऐसे नहीं मैं बोलूंगा। अब जैसे सबसे पहले नॉर्मेलिटी से स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। स्ट्रेंथ कैसे निकलती है? आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, स्ट्रेंथ होती है ग्राम पर लीटर में, नॉर्मेलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में, ठीक। तो नॉर्मेलिटी को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा शॉर्टकट हमारे पास क्या है? नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय द इक्विवेलेंट वेट इज गिव यू द स्ट्रेंथ, ठीक। और H2O2 का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 17। मोलर वेट कितना है इसका? मतलब इसके एक मोल का वेट कितना होता है? H2O2 के एक मोल का वेट होता है 34, ठीक। बट जब ये आयोनाइज होगा तो ये कितने बनाएगा? 2H पॉजिटिव आयन बनाएगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयन बनाएगा। तो टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज बना रहा है? 2 ना। तो इसलिए इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता होता है? आपको याद होगा, इक्विवेलेंट वेट के लिए फॉर्मूला होता है मोलर वेट डिवाइडेड बाय द वैलेंसी फैक्टर। इसका वैलेंसी फैक्टर 2 आया, टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय द वन एटम, वन मॉलिक्यूल, ओके। और मॉलिक्यूलर वेट इसका 34 था, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है? 17 है। तो हमने नॉर्मेलिटी को 17 से मल्टीप्लाई करके इसकी स्ट्रेंथ निकाल ली। कितनी आ गई? 17 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा?
ठीक है, इसको अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। अभी हालांकि मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो ये बन जाएगा 27.2 ग्राम पर लीटर। ठीक, मतलब इस सोल्यूशन का अगर 1 लीटर लेते हो तो उसमें 27.2 ग्राम ऑफ H2O2 है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें H2O2 की, ठीक, तो H2O2 की डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखनी है हमने। H2O2 की डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? H2O2 is going to give H2O plus O2। इसको बैलेंस भी करना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, हो गया बैलेंस। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि 2 मोल ऑफ H2O2 जो है वो कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है? 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या है? 22.4 लीटर एट एसटीपी। ठीक है, बट यहाँ पे तो एनटीपी का देखना था, इन्होंने एसटीपी वाला ही चला दिया। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे आपने 22.4 लीटर नहीं लेना। ठीक है, इसको ठीक कर लेना आपने। यहाँ पे एनटीपी आपने लेनी, यहाँ पे आंसर आना था आपका 240000, ये क्योंकि एनटीपी पे 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 24.05। मैंने राउंड ऑफ करके 24 ले लिया। ओके, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं 2 मोल ऑफ H2O2 लूं तो उसकी वजह से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा? 24 लीटर एट एनटीपी। एनटीपी की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर? 24 लीटर का मतलब है 24,000 मिलीलीटर एट एनटीपी। ठीक, और 2 मोल ऑफ H2O2 का वेट कितना होता है? 68 ग्राम, है ना? तो इसका मतलब 68 ग्राम ऑफ H2O2 जो है वो कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा? 24,000 लीटर। बट हमारे पास ये जो सोल्यूशन है उसके 1 लीटर में कितने ग्राम है H2O2? 27.2। तो हमने ये बोलना है कि 27.2 ग्राम ऑफ H2O2, यहाँ पे आगे लिखते हैं 27.2 ग्राम ऑफ H2O2 विल गिव हाउ मच ऑक्सीजन? इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा मेरे को। इसको एडिट करते हैं, ये बना 24,000 मल्टीप्लाई बाय 27। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 27 ही आता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? वेट अ मिनट, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 17, तो ये आ गया। और इसको डिवाइड करना है आपने 68 से, जो भी इसका आंसर है। तो ये आपके पास बन रहा है 9600 ml। ठीक, तो मतलब इसके 1 ग्राम को, इसके 27.2 ग्राम की वजह से कितनी ऑक्सीजन बनेगी? 9600 ml एट एनटीपी। ठीक, बट हमने क्या करना है? हमने तो 1 ml सोल्यूशन के लिए देखना है कि ये जो सोल्यूशन लिया इसके 1 ml की वजह से कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो सोल्यूशन है इसके 1 ml में कितना H2O2 है, और उतने H2O2 की वजह से जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वही उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। ठीक, तो बट ये जो आपके पास मल्टीप्लाई करके आ रहा है, इसको यार लिख ही दो यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करके लिखो 27.2। 27.2 ग्राम ऑफ H2O2 आर प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ H2O2 सोल्यूशन। या आप उल्टा बोल सकते हो कि 1000 ml ऑफ H2O2 सोल्यूशन विल गिव, ठीक है, इतनी H2O2 की वजह से कितनी ऑक्सीजन निकल रही है? 9600 ml। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे विल गिव 9600 ml, 9600 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि 1000 ml ऑफ दैट सॉल्यूशन इज प्रोड्यूसिंग 9600 ml ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। ठीक है, क्लियर? क्योंकि ये जो 27.2 ग्राम ऑफ H2O2 है वो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में ही है ना, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ। ठीक, तो 1 ml ऑफ सच सॉल्यूशन विल गिव हाउ मच O2? अब इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऊपर आएगा 9600, ठीक है, 9600 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 99.6। तो आंसर आ जाएगा आपका 9.6, 9.6 वॉल्यूम। तो आपकी ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, ये जो 1.6 नॉर्मल H2O2 का सॉल्यूशन है, इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी है? 9.6 वॉल्यूम। ओके, क्लियर? तो ये आपके पास ऐसे ये वाला सैंपल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
सेकंड सैंपल प्रॉब्लम में क्या है, इसमें जो आपकी H2O2 की कंसंट्रेशन है वो परसेंटेज में एक्सप्रेस करी गई है, तो आपको परसेंटेज से वॉल्यूम स्ट्रेंथ में आना है, तो इसको भी कुछ ऐसे ही कर लोगे आप, परसेंटेज से वॉल्यूम स्ट्रेंथ में आ जाओगे। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है, जहां पे एनटीपी पे ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर लिया गया ना, एनटीपी पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का वॉल्यूम 22.4 लीटर नहीं होगा। ओके, ये एसटीपी पे होता है, एसटीपी 0 डिग्री सेल्सियस होती है, बट एनटीपी पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़ा बहुत तो एक्सपेंशन होगा। तो एनटीपी पे और गैस का जो वॉल्यूम है वो आपने ये लेना है, ये 24.05 लीटर 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम होता है। गैस कोई भी हो उसका 1 मोल होगा, दैट विल हैव 24.05 लीटर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन ही इरेज कर दे रहा हूँ, या सॉल्यूशन में से ये वैल्यू इरेज कर दे रहा हूँ, आपने यहाँ पे ये वैल्यू खुद पुट करनी है। ठीक है, वो ये डिट्टो वैल्यू नहीं चला देनी। ओके क्लियर, तो इसको आपको, ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है खुद। ठीक, और ये कंपटीशन में बड़ी बार ऐसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पूछा गया है क्वेश्चन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, मुश्किल मतलब कंपटीशन में 70% तो इजी क्वेश्चन होते हैं, 20% एवरेज होते हैं, 10% डिफिकल्ट होते हैं जो थोड़े हटके होते हैं, जो बच्चों ने बहुत कम प्रैक्टिस किए होते हैं। तो ये 30% जो डिफिकल्ट वाला है, ये क्वेश्चन उसमें आते हैं, और कई बार इसमें डाल दिए जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया करो और समझ भी लिया करो इन कंसेप्ट को। चलो, तो ये वाला हो गया आपके पास, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के न्यूमेरिकल इज डन। अब नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, उसके बाद ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला टॉपिक ओवर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे सबसे पहली बात आती है, प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज थिक सिरपी लिक्विड, ये थिक सिरप जैसा लगता है, बट इसकी डाइल्यूट फॉर्म जो होती है वो तो लिक्विड सिंपल वाटर जैसी लगती है। ओके, विद पेल ब्लू कलर, प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज थिक सिरपी लिक्विड विद पेल ब्लू कलर, इट हैज बिटर टेस्ट, ये बिटर टेस्ट का होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज मोर डेंस एंड मोर विस्कस देन H2O, ये ज्यादा डेंस है और ज्यादा विस्कस होता है वाटर से। क्यों? क्योंकि H2O2 के मॉलिक्यूल्स में आर इवन मोर हाईली एसोसिएटेड देन H2O मॉलिक्यूल्स थ्रू H बॉन्डिंग, तभी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है वाटर से। वो बात अलग है कि अगर आप इसको बॉयल करने जाओगे अंडर नॉर्मल कंडीशंस, तो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही ये डिकम्पोज हो जाता है वाटर और ऑक्सीजन में, हीट की वजह से। ओके, वैसे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 423 केल्विन है। ये कैसे निकाला है फिर? अब आप बोलोगे सर इसको कभी बॉयल तो किया ही नहीं, तो निकाला कैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट? उसके लिए हमारे पास मेथड होते हैं, जिसको एक्स्ट्रा प्लॉट, ग्राफिकल मेथड होते हैं, ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करके आप बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते होते हो। ऐसे कंपाउंड जिनका आप एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट नहीं कर सकते, निकाल सकते, क्योंकि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं, ऐसे वाले सब्सटेंसेस का आप एक्स्ट्रा पोलेटेशन मेथड से ही निकालते हैं। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा पोलेटेड मेथड क्या होता है, ये बाद की बात है। ठीक है, इसमें ग्राफ ही ड्रॉ करने होते हैं बेसिकली। ठीक, तो और हाई बॉय मेल्टिंग पॉइंट से आप समझ ही गए होंगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में जो बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं एज कंपैरिजन टू वाटर से। उसके बाद इट इज कंप्लीटली मिसेबल विद वाटर, अल्कोहल, ईथर इन ऑल प्रोपोर्शंस, मिसेबिलिटी भी बहुत अच्छी है इसकी सभी के साथ। डायपोल मूवमेंट ऑफ H2O2 इज लिटिल मोर देन 2.1 dB, H2O2 की जो डायपोल मूवमेंट है वो 2.1 dB होती है। ओके, वेयर एज वाटर की कितनी थी डायपोल मूवमेंट? 1.84 dB। ओके, ये कुछ एक इसके लिए वैल्यूज हैं। ठीक, ये आपने याद कर लेनी। जैसे डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है? 1.64 ग्राम पर ml पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ग्राम पर ml ही। ठीक है, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml, तो वाटर से तो कहीं ज्यादा डेंस होता है ये। ओके, वो बात अलग है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थोड़ा सा कम होता है वाटर से। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अराउंड 78 टू 79 होता है, इसका अराउंड 71 है। ओके अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो डिकम्पोजिशन ही है इसकी, कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है। और डिकम्पोजिशन में देखो खासियत क्या है,
इसकी जो डीप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जो ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रो ऑक्सीजन -1 स्टेट में होता है, वाटर में -2 और ऑक्सीजन में 0। मतलब इसका ऑक्सीजन ही रिड्यूस हुआ है और इसी का ये ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, क्लियर? तो आप डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऑटो ऑक्सीडेशन एंड ऑटो रिडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है एसिडिक नेचर। प्योर H2O2 टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। थोड़ा सा ये एसिडिक नेचर का होता है ना? बट इट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन इज न्यूट्रल टू द लिटमस। बट अगर डाइल्यूट लिया हुआ है आपने, फिर वो न्यूट्रल की तरह ही बिहेव करता है। ठीक। हाँ, जो प्योर है वो ब्लू लिटमस टू रेड कर देता है, मतलब ये स्लाइटली एसिडिक होता है। कैसे एसिडिक होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होकर H पॉजिटिव आयन और HO2 नेगेटिव आयन बनाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रो पेरोक्साइड आयन। और कई बार तो ये दोनों हाइड्रोजन अपने आयोनाइज करवा के 2H पॉजिटिव आयन और पेरोक्साइड आयन बनाता है। ठीक। तो इसका एविडेंस कहाँ मिलता है? इसका एविडेंस मिलता है कि जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, तो ये सॉल्ट और वाटर बना रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो बेस के साथ एसिड ही मिलके सॉल्ट और वाटर बना सकता है। ओके, क्लियर? और अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा अमाउंट में लिया हुआ है, तो उस टाइम तो आपके पास सोडियम पेरोक्साइड ऑक्साइड बन जाता है। ये तो सोडियम हाइड्रो पेरोक्साइड बना था ना यहाँ पे, क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1:1 में लिए हुए हैं। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2:1 में लिए हुए हैं। तो अब आपके पास सोडियम ऑक्साइड और सोडियम पेरोक्साइड और वाटर बना। ठीक। पर ये जो H2O2 है, इट इज वीकर एसिड देन दी कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड से वीक एसिड है, मतलब बहुत ही वीक, क्योंकि कार्बोनिक एसिड तो खुद ही वीक है, ये उससे भी वीक है। ओके। इट डज नॉट डिकम्पोजेस कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एसिड की प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ते हैं? एसिड जब भी कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं? उनको डिकम्पोज करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, और बनाते हैं सॉल्ट। ठीक। बट ये जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये बहुत ही वीक एसिड है, तो ये कभी भी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को डिकम्पोज नहीं करवा पाता। ओके, क्लियर? तो ये आ गया इसके एसिडिक नेचर के बारे में, ये पॉइंट ध्यान में रखना तुम लोग। नेक्स्ट है, अब मेन पॉइंट पे चल रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। क्या मतलब हुआ? जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप इससे पूछोगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कि हाँ भाई तू को क्या करवाना चाहता है, तो ये बोलेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि ये खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। बट हाँ, ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी है। वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखते हैं, बट इतनी ज्यादा नहीं। रिड्यूसिंग एजेंट वही होता है ना जो खुद ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो खुद रिड्यूस होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ओके। और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर में भी, मतलब जब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होता है उस करेक्टर में भी, ये एसिडिक मीडियम में भी एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर जाता है, बेसिक में भी। बट जब एसिडिक मीडियम में एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, तो ये क्या करता है? तब ये वाटर में कन्वर्ट होता है। ओके। बट बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ओके, क्लियर? दोनों में बेसिकली हो रिड्यूस ही रहा है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन -1 से -2 स्टेट में जा रहा है, यहाँ भी -1 से -2 स्टेट में जा रहा है। बट याद रखना है, अगर आपने एसिडिक मीडियम लिया है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अल्टीमेटली वाटर में कन्वर्ट होगा। ओके। और अगर आपने बेसिक मीडियम लिया है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा। दोनों के केसेस में गेन ये 2 इलेक्ट्रॉन ही करेगा, जिसकी वजह से इसकी रिडक्शन हो रही है, और ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर पा रहा है। ठीक। अब इसमें इसके एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस देखते हैं कुछ एक। जैसे एसिडिक मीडियम में ये Fe+2 आयन के साथ रिएक्ट किया। एसिडिक मीडियम की पहचान क्या है? यहाँ पे रिएक्टेंट साइड H पॉजिटिव में लिखा हुआ है। तो इसने क्या किया? Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर दिया, और खुद रिड्यूस होके क्या बन जाएगा? वाटर। जैसे कि मैंने बताया था कि एसिडिक मीडियम में वाटर में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली, एक बीच में रिएक्शन में कुछ स्किप कर रहा हूँ, ये वाला हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ H2O2 रिएक्ट किया। इसने क्या किया?
अब आप बोलोगे यहाँ तो H पॉजिटिव आयन लिखा ही नहीं है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो एसिडिक गैस है, ये खुद एसिडिक गैस है, तो एसिडिक मीडियम में हो गया ना ये भी। ठीक, तो ये जो है इसने क्या किया, इसने H2O2 को कन्वर्ट कर दिया H2O में, और इसका जो सल्फर है वो खुद ऑक्सीडाइज हो गया जीरो में। यहाँ पे सल्फर -2 स्टेट में था, यहाँ पे जीरो। तो कर रहा है ना, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। इन सभी रिएक्शंस में एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। इन सभी को लिख के देखना आप लोग। ओके, ठीक, क्लियर। और ये जो हाइड्रोजन पर है, इसका वैसे भी यूज होता है कहाँ पे, जो लेड की पेंटिंग होती है, तो लेड की जो पेंटिंग होती है उनके ऊपर लेड सल्फाइड बनता रहता है टाइम टू टाइम, क्योंकि आपको पता ही है पॉल्यूशन इतना है, तो सल्फाइड कहीं ना कहीं से बन ही जाता है, लेड सल्फाइड। तो लेड सल्फाइड जब हाइड्रोजन पर के साथ रिएक्ट करता है, वो लेड सल्फेट और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे होता क्या है, ये जो ब्लैक कलर का लेड सल्फाइड बना होता है, उसके ऊपर जैसे ही आप हाइड्रोजन पर डालते हो तो वो लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर जाता है, जो कि व्हाइट कलर का होता है। जिससे क्या होता है, आपकी जो लेड की पेंटिंग जो पहले व्हाइट कलर की थी, बट उसकी ब्लैकनिंग हो गई थी ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड, वो दोबारा से व्हाइट कलर में रिस्टोर हो जाता है उनका। दिस रिएक्शन यूज्ड टू रिस्टोरिंग द व्हाइट कलर ऑफ लेड पेंटिंग which have blackened due to the formation of lead sulfide। ठीक, और ये आगे एक और रिएक्शन लिखी हुई है जिसमें ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। नेक्स्ट है इन बेसिक मीडियम। इन बेसिक मीडियम में क्या होगा, हाइड्रोजन पर ऑक्सीडाइज तो कर देगा सब्सटेंस को जिसके साथ वो रिएक्ट हो रहा है, बट ये खुद किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोक्साइड आयन में है। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन में नहीं, क्या क्या करा होगा, यहाँ पे क्या किया होगा, वेट अ मिनट, बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन में बनना चाहिए था, वेट, इसमें किसी में भी नहीं किया हुआ इसने, हाँ, इसमें भी वाटर ही बन रहा है। तो बैलेंसिंग में यहाँ पे OH नेगेटिव आयन नहीं, वाटर ही आ जाता है। ठीक, वो बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग तो आपने ही करनी होती है, जैसे रिडॉक्स में करते हैं हम। रिडॉक्स में कैसे करते हैं, अगर बेसिक मीडियम हो, वाटर और OH नेगेटिव आयन की हेल्प से बैलेंसिंग कर देते हैं, तो आप वैसे बैलेंसिंग कर देना। ठीक है, इसमें बैलेंसिंग वाटर से ही हो जा रही है, तो हमने OH नेगेटिव आयन लगाया नहीं फिर। ठीक, तो इसके केस में आप देखो H2O2 जो है वो इसको क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्योंकि इसमें सल्फर जो है वो +4 स्टेट में है, यहाँ पे प्लस सल्फर +6 स्टेट में है, और खुद रिड्यूस हो रहा है। अब आप बोलोगे कि ये बेसिक मीडियम कैसे है, ये जो सोडियम सल्फाइड है, दिस इज सॉल्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो ये बेसिक सॉल्ट है, तो बेसिक मीडियम में होगा ना ये, है ना, बेसिक मीडियम में हो गया ये, क्योंकि ये सॉल्ट ही बेसिक है। क्लियर, तो ऐसे ही आपके पास ये बाकी रिएक्शन है। ठीक, अगर बेस नहीं लिखा हुआ, इट मींस जो आपका सॉल्ट है वही बेसिक नेचर का होता है, तभी यहाँ पे बेस कहीं भी नहीं लिखा, ना रिएक्टेंट साइड ना प्रोडक्ट साइड। अदरवाइज बेसिक मीडियम की पहचान कैसे लगती है, कहीं ना कहीं पे आपको या तो रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड हाइड्रोक्साइड आयन दिया होगा, और अगर आपका जो सब्सटेंस है जो रिएक्ट करने आ रहा है वही बेसिक है, तो फिर तो बेसिक मीडियम ही हो गया ना, क्योंकि ये सब्सटेंस ही उस मीडियम को, उस सॉल्यूशन को बेसिक कर देगा। ठीक, तो ये थे इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्शन जो ये करवाता है। ठीक, ये रिड्यूसिंग करेक्टर भी शो कर देता है, मतलब दूसरे को रिड्यूस करवाने वाला करेक्टर भी रखता है। और वो कैसे रखता है, ये खुद उसमें से निकाल के ऑक्सीजन अपने में ले लेता है, और उसको उसकी ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। ये जो सब्सटेंस ऑक्सीजन है जिससे ये ऑक्सीजन बाहर आके इसमें ऐड हुई, वो खुद क्या हो रहा है, वो खुद रिड्यूस हो रहा है। ठीक, क्लियर। जैसे मैंने आपको बोला था कि हाइड्रोजन पर वैसे रेड्यू ऑक्सीडाइज होना पसंद नहीं करता, ये रिड्यूस होना तो पसंद करता है, ऑक्सीडाइज होना पसंद नहीं करता, क्योंकि जब ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तभी दूसरे को रिड्यूस करेगा जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग करेक्टर शो करवाने के लिए हाइड्रोजन पर का, इसको आपने किसके साथ रिएक्ट करवाना होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। मतलब जो इसके साथ रिएक्ट करने आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, उसकी प्रेजेंस में ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर पाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन पर बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि रिड्यूस जो आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो अपने में वो खुद ही रिड्यूस होना, मतलब वो खुद ही ऑक्सीडाइज, सॉरी, वो खुद ही रिड्यूस होना चाह रहा है, तो वो अपने में से फटाफट ऑक्सीजन निकालेगा। हाँ, अगर ऑक्सीजन निकला निकलाया मिल जाए तो ये फटाफट से पकड़ लेता है, ये खास बात है। तो इसलिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर तभी हाइड्रोजन पर शो करता है, अदरवाइज ये ऑप्ट नहीं करता रिड्यूसिंग कैरेक्टर।
रिड्यूसिंग कैरेक्टर ये तब ऑप्ट करता है जब सामने वाला जो उसके साथ रिएक्ट करने आए वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो उसकी प्रेजेंस में ये उसके उससे निकला हुआ ऑक्सीजन पकड़ लेता है और ये खुद क्या है, खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। अब आप बोलोगे सर ऑक्सीडाइज कैसे हुआ, यहाँ से -1 से 0 स्टेट में जा रहा है ना। ओके, और सिमिलरली जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है ये दोनों मीडियम में शो कर देता है अपना रिड्यूसिंग कैरेक्टर, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। ठीक है, एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग के लिए H पॉजिटिव आयन और H2O का हेल्प लेना है आपने, बेसिक मीडियम में आपने OH नेगेटिव आयन और H2O का हेल्प लेना है बैलेंसिंग करते टाइम। ठीक है, बैलेंसिंग आपने पढ़ी हुई है किसमें, रिडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, चलो तो आगे आपने ये इसके कुछ रिएक्शन लिखे हुए हैं, एसिडिक मीडियम में कैसे रिड्यूसिंग बिहेवियर शो कर रहा है अपना, ये सारे रिएक्शन आपने लिख के देखने एक बार, इनको प्रैक्टिस ही कर लेना, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन प्रैक्टिस करे थे तो वैसे ये वाले सारे एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ओके, और इनकी बैलेंसिंग भी देख लेना कि कैसे करी होगी। ओके, उसके बाद रिड्यूसिंग एक्शन इन द अल्कालाइन मीडियम, अल्कालाइन मीडियम में भी ये एज अ रिड्यूसिंग एक्शन शो कर देता है। ओके, उसके बाद आपके पास लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज रह गई इसकी, एक तो ब्लीचिंग एक्शन, दूसरा है एडिशन एक्शन। ठीक, ब्लीचिंग एक्शन का मतलब क्या होता है, ब्लीच करने को क्या बोलते हैं, डीकलराइज करना, किसी कलरिंग मैटर को डीकलराइज कर देना इज दी ब्लीचिंग एक्शन। हाइड्रोजन परऑक्साइड जब डिकम्पोज होता है तो उसकी डिकम्पोजिशन से नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। नेसेंट ऑक्सीजन किसको बोलते हैं, एटॉमिक फॉर्म में जब ऑक्सीजन हो उसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन की वजह से अगर ये ऑक्सीजन किसी कलर्ड मैटर में ऐड हो जाए तो वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो है ये क्या कर रहा है, ये ब्लीचिंग का काम कर रहा है, जो कलर्ड मैटर को कलरलेस मैटर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, क्लियर। तो बट ये नेसेंट ऑक्सीजन आया कहां से, हाइड्रोजन परऑक्साइड की वजह से, तो इसलिए जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। ओके, क्यों, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। ओके, नेक्स्ट आता है लास्ट, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या है, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो एल्कीन्स के साथ रिएक्ट करके ग्लाइकोल बनाता है। आप इसको ऐसे याद रखो ना, परऑक्साइड में ऐसा होता है OH OH, तो ये बॉन्ड टूटता है, एक OH यहाँ पे आ जाता है, एक OH यहाँ पे अटैच हो जाता है और इसका डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपके पास बन गया ग्लाइकोल। इसका नेम क्या है, इसका नेम है इथिलीन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल किसको बोलते हैं, जब दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगाओ उसको ग्लाइकोल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये थी आपके पास एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। जैसे मैंने आपको बोला था स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसे होता है, ऐसा। ठीक, बट एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ कितनी होती है और ये एंगल कितना होता है उसकी बात कर लें। ठीक, सबसे पहले याद रखो कि ये जो बॉन्ड्स हैं, ये 1 2 3, ये तीन जो बॉन्ड है वो तीनों एक ही प्लेन में नहीं है। ठीक है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है इसका, जैसे बुक को आप खोल दो, ऐसे ऐसे खोल देते हैं ना बुक को, ये बुक खुल गई हुई है। ठीक, तो ये वाला जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो इस प्लेन में है, इस वाले प्लेन में, जो बुक का ऊपर वाला प्लेन है। ये वाला जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इस वाले प्लेन में है, और ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये किस प्लेन में है, ये जो आपकी बुक की इंटरफेस है यहाँ पे, जो खोली हुई है बुक ये वाली, इसकी इंटरफेस यहाँ पे ना, यहाँ पे इसी इंटरफेस में क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड। तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, अब आप बोलोगे यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं, हाँ जी दो दे रखे हैं, क्यों, ये गैस फेज में उसका स्ट्रक्चर है, ये सॉलिड फेज में स्ट्रक्चर है। ठीक, ये जो ऑक्सीजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्लियर। बस इसमें आपने ये बॉन्ड एंगल्स वगैरह याद रखने हैं, बॉन्ड एंगल्स जो हैं कितने कितने होते हैं। ओके, गैसेस फेज में डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है और सॉलिड फेज में डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। ओके, क्लियर। और ये जो बुक का एंगल है कि किस एंगल पे आपने ये बुक खोली हुई है, ये वाली, इस बुक के एंगल को बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल, ये वाला डाइहेड्रल एंगल, दिस इज कॉल्ड एज दी डाइहेड्रल एंगल। ठीक है, तो आपने ये वैल्यूज याद रखनी है, ये आपको स्ट्रक्चर कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है 1 मार्क में कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन गैसेस फेज एंड इन सॉलिड फेज, ये वैल्यूज आपने याद करनी है। ठीक है, हाँ, ये जो वैल्यूज हैं ये sp3 के अकॉर्डिंग की होगी, थोड़ा बहुत sp3 में अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो
किसी सेंट्रल एटम की, उसके अराउंड ये बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 से 110 के बीच में होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये 90 से 110 के बीच में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज हैं। जैसे देखो इसमें कितनी है 94.8 डिग्री, इसमें कितनी है 101.9 डिग्री। ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि ये गैसेस फेस में है और ये सॉलिड फेस में है। सॉलिड फेस में आपको पता ही है थोड़ी बहुत आपस में इनकी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होगी, उसकी वजह से भी एंगल में फर्क पड़ता है। ओके, और बॉन्ड लेंथ भी थोड़ी बहुत वेरी कर रही है सॉलिड फेस में, तो ये वैल्यूज आपने याद कर लेनी है। ओके, ये जो ओपन बुक का एंगल है इसको बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। ओके, तो इसको एक बार आप स्टडी कर लेना, इसमें याद ही करना है, कुछ भी नहीं है। ओके, सो दैट्स इट। तो ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड टॉपिक हो गया ओवर। अब आपने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज कर लेनी है इस चैप्टर की। ओके, और ये आपका चैप्टर फिनिश है।